स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स का यूनिट 3 का पार्ट 9। एक्चुअली में ये लेक्चर देख कर के आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम यूनिट 4 ख़त्म कर चुके हैं। लगभग यूनिट 4 ख़त्म हो चुका है। यूनिट 4 के लास्ट के सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं और मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि यूनिट 3 के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लास्ट के आपके छूट गए हुए हैं। इस वजह से मैंने उन्हें कवर करने के लिए सोचा और उस पे मैं आज ये लेक्चर आपका कंप्लीट कर दूंगी। तो जो आपका यूनिट 3 में 2 टॉपिक छूटा था, इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, वो था रिटर्न और असेसमेंट। तो ये दोनों मैं कवर कर दूंगी। उसके बाद यूनिट 4 के जो लास्ट के जो 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं हम उन पे जंप करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं कि रिटर्न क्या होता है, रिटर्न का मीनिंग, पर्पस एंड इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ रिटर्न और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। तो ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये आपके कुछ टॉपिक्स थे जो कि यूनिट 3 के आपके छूट गए थे। रिटर्न वाला जो आज हम ये कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा वाला ये टॉपिक है असेसमेंट वाला, तो इसे हम कल कंप्लीट करेंगे। इसके बाद यूनिट 4 के आपके 2 टॉपिक बचे हुए हैं, जिसमें पेनाल्टीज़ वाला है और GST वे वाला है आपका टॉपिक। तो ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका जितना GST पूरा सिलेबस शुरू से लेकर के लास्ट तक वो सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आते हैं मेन लेक्चर पे। तो जो सबसे पहला सवाल है कि GST रिटर्न क्या होता है। अभी तक आप लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हो GST के बारे में, तो आपको ये पता होगा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये रिप्लेस किया गया हुआ है। प्रीवियस जो इनडायरेक्ट टैक्स जो पे किया जाता था उसको रिप्लेस कर दिया गया हुआ है एज ए GST। तो अब GST के रिटर्न के बारे में बात कही जा रही है। ये ठीक उसी तरीके से होता है जिस तरीके से आप अपने इनकम पे या कमाए जाने वाले पैसे पे आप साल में रिटर्न फाइल करते हो। तो रिटर्न कई तरीके से फाइल किया जाता है, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली। सो इसमें क्या चीज़ें होती हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें डिटेल्स होती हैं आपके इनकम की, जिसको टैक्स पेयर को रिक्वायर्ड होता है कि वो टैक्स पेयर टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के सामने वो अपने रिटर्न को वो टाइमली फाइल करें। तो हर एक टैक्स पेयर अपनी इनकम के डिटेल्स को डॉक्यूमेंट पूरा प्रिपेयर करके टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास में जा कर के रिटर्न फाइल करता था। पहले ये सारा काम मैनुअली होता था, बट जब से GST पोर्टल और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तब से ये सारे काम आपके घर पे बैठे बैठे एक जगह ऑनलाइन GST के पोर्टल पे जा कर के लोग करते हैं। इससे क्या होता है कि जो टैक्स अथॉरिटी होती है वो आपका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करती है कि आपने कितना साल में इनकम अर्न किया हुआ है या मंथ में आपने कितना इनकम किया हुआ है, ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं, उसके बेसिस पे आपकी कितनी लायबिलिटी बनती है रिटर्न करने की। तो आप वहाँ पे जाकर के रिटर्न को फाइल करते हो आपकी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। टैक्स GST रिटर्न को फाइल किया जाता है। इसमें जो GST के अंदर में क्या होता है कि जो रजिस्टर्ड डीलर होते हैं उन्हें GST रिटर्न जब फाइल करते हैं तो किन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वो कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि उन्होंने कितना परचेज़ किया हुआ है, उन्होंने कितना सेल किया हुआ है, उन्होंने GST आउटपुट GST मतलब जो सामान उन्होंने बेचा है कस्टमर को, उस पे उन्होंने कितना GST लिया हुआ है, मतलब चार्ज किया हुआ है। फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट उन्होंने कितना अवेल किया हुआ है, मतलब उन्होंने जब सामान को परचेज़ किया हुआ था, किसी सामान की मैन्युफैक्चरिंग के पहले जब उन्होंने कुछ रॉ मटेरियल्स को परचेज़ किया था, इनपुट्स को परचेज़ किया था, तो उन्होंने कितना उस पर GST पे किया हुआ था। तो ये डिटेल्स उसमें होती हैं। और उसके बाद टू फाइल GST रिटर्न और GST फाइलिंग GST कंप्लाइंट सेल्स एंड परचेज इनवॉइसेस आर रिक्वायर्ड। ये तो सारी कुछ चीज़ें हो गई कि सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जब GST रिटर्न को फाइल किया जाता है। इसके साथ में सेल्स से रिलेटेड और परचेज इनवॉइस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स उनको मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। और GST पोर्टल पे जा कर के जो रजिस्टर्ड डीलर होता है वो इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में अपना मंथली, क्वार्टरली, एनुअली GST रिटर्न फाइल करता है। ये आपको समझ में आ गया कि क्यों फाइल किया जाता है और किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो GST रिटर्न एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जिसमें कि सारी डिटेल्स होती हैं इनकम की। टैक्स पेयर को रिक्वायर्ड होता है, मतलब टैक्स पेयर इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल विद द टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। तो टैक्स पेयर की लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास में टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को ये पूरा डिटेल्स
अपनी इनकम से रिलेटेड और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो शेयर करे और अपना जीएसटी को वो रिटर्न फाइल करें। टैक्स अथॉरिटी, तो टैक्स अथॉरिटी क्या काम करती है? अब देखिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टैक्स क्या चीज़ें हैं, तो उस पर नहीं जाते हैं क्योंकि हमारी टैक्स लायबिलिटी जो है वो इसमें कैलकुलेट होती है कि आप कितना टैक्स आपको पे करना है। अब एक सवाल आता है कि किन्हें जीएसटी रिटर्न फाइल करना चाहिए। तो जीएसटी रिजीम के अगर अंतर में हम बात करें तो कोई भी जो रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं उन्हें मंथ में 2 बार जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है और साल में 1 बार रिटर्न फाइल करना होता है हर एक रेगुलर बिजनेसमैन को। मतलब कोई भी व्यापारी अगर बिज़नेस कर रहा है और जीएसटी में वो रजिस्टर्ड है, जीएसटी रिजीम की बात की जा रही है, जहाँ जीएसटी रिजीम की बात की जा रही है मतलब वहाँ उन व्यक्तियों की, उन पर्सन्स की बात कही जा रही है जो व्यक्ति या जो पर्सन जीएसटी में जिन्होंने खुद को रजिस्टर करके रखा हुआ है। तो वो साल अगर महीने में वो 2 बार मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 मंथली रिटर्न हैज़ टू फाइल 2 मंथली रिटर्न, मतलब कि मंथ में उनको 2 रिटर्न फाइल करने हैं। तो साल भर में कितने मंथ हुए? साल भर में 12 मंथ हुए, मतलब कि 12 मंथ से अगर आप मल्टीप्लाई कर लो तो 24 हो गए। तो 24 रिटर्न उनको नॉर्मल फाइल करने हैं और साथ में एक एनुअल रिटर्न उन्हें फाइल करना है। ये बात समझ में आया? 24 रिटर्न उनको मंथली फाइल, मतलब साल भर में उनको 24 बार रिटर्न अपने फाइल करना होगा क्योंकि साल में उनको 2 बार, मंथ में उनको 2 बार करना होता है। मंथली 2 रिटर्न्स एंड 1 एनुअल रिटर्न उनको फाइल करना होता है। सो दिस अमाउंट्स टू 26 रिटर्न इन ईयर। अब आप ये बोलोगे कि ये 26 कैसे हो गया? क्योंकि 2 बार अगर हम मंथ में करेंगे तो उस हिसाब से 24 हुआ, प्लस 1 बार अगर उन्होंने एनुअली किया तो वो हो गया, तो ऐसे तो ये 25 हुआ। तो देखो अभी आपको आगे वाले में समझ में आएगा कि ये किस तरीके से 26, मतलब एक जो रिटर्न इन्हें और फाइल करना पड़ रहा है वो कैसे और कहाँ इंक्रीज़ हो रहा है। बहरहाल आप इतना ये ध्यान में रखो कि किन्हें जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, किन्हें जीएसटी रिटर्न फाइल करना चाहिए। तो जीएसटी रिजीम के अंदर में हर रेगुलर बिजनेसमैन को 2 बार मंथली रिटर्न फाइल करना होता है, 1 एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। दिस अमाउंट 26 रिटर्न इन ए ईयर, साल भर में उन्हें 26 के आसपास रिटर्न फाइल करने होते हैं। और द नंबर ऑफ जीएसटी फाइलिंग वेरी फॉर क्वार्टरली, अगर क्वार्टरली किए जाते हैं, क्वार्टरली माने कितना? अब आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताना कि क्वार्टरली माने कितना। क्वार्टरली के हिसाब से साल भर में कितने बार रिटर्न फाइल करना है अगर हर क्वार्टर पे रिटर्न फाइल किया जा रहा है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि 1 क्वार्टर इज इक्वल टू कितने मंथ्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंग साल भर में कितने क्वार्टर हुए, या मुझे लिख के बताएं नीचे। सो अब मेन पे डिस्कशन करते हैं कि द नंबर ऑफ जीएसटी फाइलिंग वेरी फॉर क्वार्टरली GSTR 1 फाइलर्स। जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं वो GSTR 1 के अंदर में फ़ाइल करते हैं और उनको तकरीबन 17 बार साल भर में GST फाइल करना पड़ता है अपना ऑनलाइन जा कर के। अब कौन व्यक्ति कितनी बार फाइल करेगा ये हम आगे जब टाइप्स पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ 26 कैसे हुआ और ये यहाँ पे 17 कैसे हो रहा है। फिर है देयर आर सेपरेट रिटर्न्स required to be filed by special cases such as composition dealer whose number of GST filing is 5 in a year। इसके अलावा कुछ सेपरेट रिटर्न भी होते हैं, मतलब कुछ ऐसे सेपरेट रिटर्न्स भी होते हैं जो कि कंपोजिशन डीलर, जो कंपोजिशन डील करते हैं वो लोग किन्हीं स्पेशल केसेस में इन GST रिटर्न को फाइल करते हैं और साल भर में उन्हें तकरीबन 5 बार GST रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो ऐसे आपको एक चीज़ समझ में आया कि एक तो वो व्यक्ति हो गए जिन्हें आप रेगुलर बिज़नेस में इंक्लूड करते हो, मतलब एनी रेगुलर बिज़नेस, आप उसको ऐसा डायग्राम बना करके भी बता सकते हो। तो पहले में क्या हो जाएगा, फर्स्ट में हो जाएगा रेगुलर बिज़नेस वाले, दूसरे में हो जाएंगे जो क्वार्टरली फाइल करते हैं, तीसरे में हो जाएंगे कंपोजिशन डीलर वाले जिनको स्पेशल केसेस के अंदर में GST फाइल करना पड़ता है। तो जो पहले वाले में, मतलब जो रेगुलर बिज़नेस वाले में है, उन्हें तकरीबन 26 बार रिटर्न फाइल करना पड़ता है, 2 बार हर महीने में, 1 बार एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। दूसरे हो गए क्वार्टरली जिन्हें तकरीबन 17 बार फाइल करना पड़ता है साल भर में। फिर सेपरेट रिटर्न
एक होते हैं अलग से जो सेपरेट रिटर्न फाइल करते हैं, वो कौन होते हैं? जो कंपोजिशन डीलर को यूज़ करते हैं। अब कंपोजिशन डीलर कौन होते हैं? जो कंपोजिशन स्कीम या कंपोजिशन बेनिफिट्स को यूज़ करते हैं। इसके लिए आप कंपोजिशन डीलर वाला, कंपोजिशन स्कीम वाला आप लेक्चर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपोजिशन डीलर या कंपोजिशन स्कीम क्या होता है। ये आपको इतना समझ में आया। अभी एक चीज़ आपको जो इम्पॉर्टेंट है, पहले पर्पस देख लेते हैं कि पर्पस क्या है। तो पर्पस और इम्पॉर्टेंस जीएसटी रिटर्न फाइल करने का क्या है? हर एक रिटर्न का, हर एक टैक्स अथॉरिटी का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि गवर्नमेंट को एक समरी प्रोवाइड करना, ताकि समरी प्रोवाइड करना मतलब आपकी इनकम से रिलेटेड, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, आईटीसी से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको एक गवर्नमेंट आपको आप क्या प्रोवाइड करते हो? आप एक समरी प्रोवाइड करते हो जिससे कि वो कंप्यूट करते हैं, मतलब आंकलन करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं कि कितना टैक्स पे किया जाना चाहिए और कितना टैक्स पे किया जा रहा है। इसके अलावा और भी कुछ पर्पस होते हैं। क्या पर्पस होते हैं? जैसे कि जब आप अपने फर्म का या अपने बिज़नेस का इंफॉर्मेशन टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को जब आप शेयर करते हो, तो उससे क्या होता है कि आपके बिज़नेस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं या फर्म से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सबका रिकॉर्ड गवर्नमेंट अपने पास में मेंटेन करके रख सकती है जब आप जीएसटी रिटर्न जब आप फाइल करते हो। तो एक तो ये हो गया कि आपके बिज़नेस में क्या फ़ायदा, क्या नफ़ा, क्या नुकसान हो रहा है, कितना ग्रोथ हो रहा है, कितनी अर्निंग हो रही है, तो इसका इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास भी है। दूसरा, कंप्लायंस वेरिफिकेशन प्रोग्राम फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि गवर्नमेंट जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है वो कंप्लायंस वेरिफिकेशन प्रोग्राम को अपने एक्टिव करती है। कंप्लायंस वेरिफिकेशन प्रोग्राम का मतलब ये कि आपसे वो कितना टैक्स उनको वसूलना चाहिए, इसके साथ में वो वेरीफाई करती हैं कि कितने लोगों ने टैक्स पे किया हुआ है, कितने लोग टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, या किस तरीके के चेंजेस करने हैं, या कितना उनके पास में राजस्व में उनके टैक्स जो है वो इकट्ठा हो रहा है। तो वो सारा टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी क्या है, वो अपने वेरिफिकेशन प्रोग्राम में आपके द्वारा दी गई डिटेल का इस्तेमाल करके उनको यूज़ करती हैं। फिर फाइनलाइजेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर, तो टैक्स पेयर के ऊपर कितनी लायबिलिटी बन रही है, टैक्स लायबिलिटी, ये कहीं ना कहीं पता तभी चलता है जब आप अपनी फर्म से रिलेटेड और बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू डिक्लेयर टैक्स लायबिलिटी फॉर अ गिवन पीरियड, मतलब गिवन पीरियड में आपके ऊपर में कितनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, ये तभी पता चलता है जब आप रिटर्न फाइल करते हो, क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने फर्म से रिलेटेड अटैच करते हैं। फिर प्रोवाइड नेसेसरी इनपुट्स फॉर टेकिंग पॉलिसी डिसीजंस, जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती हैं वो अपनी खुद की पॉलिसी को बनाती हैं। तो आपके द्वारा धनराशि जो आप देते हैं, टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हैं, जीएसटी रिटर्न आप फाइल करते हैं, तो उनको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इनपुट्स आपकी तरफ से मिल जाते हैं, आपकी कंपनी, आपके फर्म की तरफ से कुछ इनपुट्स बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं। तो इससे उनकी जो खुद की टैक्स से रिलेटेड जो भी वो पॉलिसी जो भी वो नियम बना रहे हैं, जो भी पॉलिसीज़ वो बना रहे हैं, तो उनमें डिसीज़न लेने में काफ़ी उनको हेल्प मिलती है। फिर मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट एंड एंटी इवेजन प्रोग्राम ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंटी इवेजन मतलब कि कर का चोरी ना हो, मतलब कि जीएसटी के लोग चोरी ना करें या गलत तरीके से जीएसटी का इस्तेमाल ना करें, आईटीसी का इस्तेमाल ना करें। तो इस तरीके की ऑडिटिंग, जांच पड़ताल कहीं ना कहीं आपके द्वारा दी गई जानकारियों से अपना मैनेजमेंट वो ज़्यादा सुदृढ़ करते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। और इवेज़न, एंटी इवेज़न मतलब कि चोरी ना हो या कम से कम घपलेबाजी हो, कम से कम फ्रॉडुलेंट के केसेस हों। तो इस तरीके के प्रोग्राम को बिल्डअप करने में टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होती है। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं और अपने इस व्यापार के बारे में आप कोई जानकारी साझा कर रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप सरकार के साथ में शेयर कर रहे हैं, तो सरकार की पूरी नज़र एक तरीके से इनडायरेक्टली हो जाती है मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, कि आपका बिज़नेस कितना फ़ायदे में है या कितना नुकसान में है। उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ को भी चेंज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिबेट देते हैं या किस तरीके की आपको सुविधा देनी चाहिए, वो सारी पॉलिसी कहीं ना कहीं यहीं से जनरेट होती है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो अगर आपको एग्जामिनेशन में पर्पस पूछता है या इंपॉर्टेंस पूछता है, तो आपको सिर्फ यही इतना लिख देना है पॉइंट वाइज।
तो ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरा सवाल है कि डिफरेंट टाइप्स के जो जीएसटी रिटर्न होते हैं वो क्या होते हैं और जीएसटी रिटर्न को फाइल करने की तारीख क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको तकरीबन 3 से 4 अलग अलग स्लाइड्स आपको मैं शो करूँगी। उन चारों स्लाइड्स में से कोई भी एक स्लाइड आपको पकड़ लेनी है, मतलब कोई भी एक स्लाइड आपको अपने दिमाग में रख लेनी है। 3 से 4 या 5 के आसपास मैं आपको स्लाइड शो करूँगी। उन पांचों स्लाइड्स का जो कंसेप्ट है वो एक ही है, लेकिन आपके पास में डिफरेंट वैरायटीज़ हो, इसलिए मैंने आपके लिए सेपरेट अलग अलग तरीके की 5 स्लाइड्स क्रिएट की हुई हैं। अब पहली स्लाइड पे मूव करते हैं। पहली स्लाइड में क्या है कि इसमें आपको सामने ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि 11 तरीके के जीएसटी रिटर्न होते हैं। GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3, GSTR 4, GSTR 5, GSTR 6, GSTR 7, GSTR 8, GSTR 9, GSTR 10, GSTR 11। तो 11 तरीके के तकरीबन रिटर्न जो होते हैं वो आप फाइल करते हो या कर सकते हो। आप माने कौन? रजिस्टर्ड पर्सन। तो आप एग्ज़ामिनेशन में सिंपल तरीके से ये एक डायग्राम बना सकते हो जिसमें कि आप GSTR रिटर्न को शो कर दोगे कि इतने तरीके के GSTR रिटर्न होते हैं। इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज अगर करना है और स्पष्ट करना है तो आप ये वाला डायग्राम बना सकते हो जिसमें कि आप समरी ऑफ GST रिटर्न लिख लो, या समरी की जगह आप इसको काट के टाइप्स लिख लो, टाइप्स ऑफ GST रिटर्न। इसमें क्या होता है, इसमें देखो मंथली रिटर्न को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है। एक तो नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन होते हैं, दूसरे होते हैं अदर टैक्सेबल पर्सन। अब नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं? जो कि नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन को क्या करना होता है कि GSTR 1, 2 और 3 फाइल करना होता है। जो मैं बोल रही हूँ पहले सिर्फ उसी चीज़ पे आप ध्यान रखें, फिर मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूँगी कि एग्जैक्टली किस तरीके से ये GST रिटर्न का काम पूरा होता है। पहला तो आप देखो कि टाइप्स ऑफ GST रिटर्न में मंथली रिटर्न हो गया और एनुअली तो होता ही है, ठीक है। जितने भी हैं आपके स्क्रीन पे ये सारे मंथली वाले हैं। साल में एक बार जो रिटर्न एनुअली फाइल होता है, इसके अलावा वो तो होगा ही, वो एनुअली होगा, ये मंथली वाला है। पहले इसे आप देख लें। तो 2 तरीके की चीज़ें हो गई। पहला तो हो गया नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन, जो नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन होते हैं, और नॉर्मल के अलावा जो दूसरे टैक्सेबल पर्सन होते हैं उनको हमने अदर्स की कैटेगरी में रख दिया है। तो नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन GSTR 1, 2 और 3 को फाइल करेंगे। पहले ये देखें आप, जो अदर टैक्सेबल पर्सन हैं आप इसको याद कर लें ऐसे, वो GSTR 4 फाइल करेंगे, GSTR 5 फाइल करेंगे, या आप आगे पीछे अपने हिसाब से कर सकते हैं। GSTR 6 फाइल करेंगे, GSTR 7 फाइल करेंगे, GSTR 8 फाइल करेंगे। 4, 5, 6, मतलब आप चाहे 6 वाला पहले लिख लें या बाद में लिख लें, एक ही चीज़ है, आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग कि आप कैसे करना चाहते हैं। तो 3 वाले हो गए नॉर्मल, फिर 3 के बाद और होते कितने हैं टोटल, ये पीछे आपने देखा कि 11 होते हैं, तकरीबन 11 होते हैं। तो 11 में से 3 वाले जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, फिर 4 से लेकर के 8 वाले जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और फिर ये तो 8 हो गया। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो 8 है, यहाँ पे तो 8 के अलावा 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है। तो इसके बारे में क्या, इसके बारे में आगे वाली स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले आप इसे देखें। तो 8 तक आपको समझ में आया कि 1 से लेकर के 3 तक नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन है, फिर 4 से लेकर के 8 तक अदर टैक्सेबल पर्सन है। अब चौथे पे कंपोजिशन डीलर मान लो, जो कंपोजिशन स्कीम का इस्तेमाल करते हैं। 5वें पे नॉन रेसिडेंट मान लो। 6ठे पे ISD मान लो, ISD माने कि जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। 7वें पे टैक्स डिडक्टर हैं और 8वें पे हैं ई-कॉमर्स ऑपरेटर। ये आपको याद करना होगा। चाहे तो आप इस तरीके से बना सकते हैं या ना चाहे तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। अभी इस पे मैं समझाऊंगी, नेक्स्ट स्लाइड है ये, बट इस स्लाइड को समझने से पहले आप इस स्लाइड को समझें। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये आपके सामने मैं जो 4-5 स्लाइड में बताऊंगी उसमें से कोई भी एक स्लाइड आप पकड़ लीजिएगा। सारी स्लाइड्स को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग स्लाइड्स में ऐड करी हुई हैं। सबका एक ही मतलब है, थोड़ी सी आपकी सहूलियत के लिए, कन्वीनियंट के लिए मैंने थोड़ा सा इसको
सेपरेट तरीके से बताया हुआ है कि आपको जो वाली स्लाइड ज़्यादा अच्छी लगी वो स्लाइड आप पिक कर लीजिएगा। अब देखिए ये तो हो गया कि ये 8 तरीके के हो गए। अब आपका एक सवाल और था कि ड्यू डेट क्या है। तो जो नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन है जो कि मंथली भर रहे हैं अपना टैक्स, तो महीने की 10वीं तारीख को GSTR 1 फाइल होगा। ठीक उससे 5 दिन बाद मतलब महीने की 15वीं तारीख को GSTR 2 फाइल होगा। फिर ठीक उससे 5 दिन बाद 20 तारीख को जो होगा आपका GSTR 3 फाइल होगा। ये नेक्स्ट मंथ है, ध्यान दीजिएगा। वो मैंने आपको तारीख के लिए समझा दिया है कि 10 तारीख, एक महीने की 10 तारीख को GSTR 1 फाइल होगा। फिर अगले महीने की 15 तारीख को आपका होगा GSTR 2 फाइल। फिर उसके अगले महीने की 20 तारीख को आपका GSTR 3 फाइल होगा। तो GSTR 1, 2, 3। अब 10 तारीख पकड़ लो, फिर उसके अगले महीने की 15 तारीख मतलब 5 दिन बाद, फिर 5 दिन अगले महीने के 5 तारीख के बाद में आपका GSTR 3 फाइल होगा। ठीक है, अब GSTR 1, 2, 3 क्या है, उसके अंदर क्या क्या फाइल करना है अभी हम आगे देखेंगे। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब जो अदर टैक्सेबल पर्सन है वो जो GSTR 4 को फाइल करेंगे, चाहे आप 4 कह लें या 4A कह लें, 4 या 4A कह लें। ठीक है, इसमें क्या है, ये 18th ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर, मतलब कि जो नेक्स्ट क्वार्टर आपका आने वाला है उसकी 18वीं तारीख को ये होगा। फिर छठे में GSTR 6 में, छठे में क्या 6 कह लो या 6A कह लो, वो 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीने की 13वीं जो तारीख है, 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 13th जो डेट है नेक्स्ट मंथ की, उसमें ये GSTR 6 फाइल होगा, ये 6A। GSTR 5 के अंदर में क्या है, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ एंड विद इन 7 डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ RC, मतलब कि नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख को और 7 दिन के अंदर एक्सपायरी ऑफ RC के एक्सपायर होने के 7 दिन के पहले पहले ये इन्हें क्या कर लेना है, फाइल कर लेना है। फिर TDS डिडक्टर के अंदर में क्या है, GSTR 7 एंड 7 बोल लो और 7 एक ही चीज़ है, वो 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ई-कॉमर्स ऑपरेटर 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो ये कुछ डेट्स हैं, ड्यू डेट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। तो इन ड्यू डेट्स को याद रखने के लिए थोड़ी सी आपको देखिए यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अब नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम स्विच करते हैं तो थोड़ा सा आपको इजी कन्वीनियंट वे से मैं समझाती हूँ कि आप इस तरीके से अगर याद करेंगे तो आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा। जैसे कि आप क्या करिएगा कि पहले तो ये इस तरीके से भी एग्ज़ाम में आप बना सकते हैं, 1 से लेकर के 9A तक आप लिख दीजिएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो 9A तक के इंपॉर्टेंट होते हैं। 10 और 11 क्या है वो हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। इस वाली स्लाइड में 10 और 11 के बारे में बताया, बट इसमें पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर के 3 में कौन होते हैं, नॉर्मल जो टैक्सेबल पर्सन होते हैं वो हैं, ये मंथली भरेंगे। पीछे आपका एक सवाल था ना जो 26 वाला था कि 26 कैसे हुआ, वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, क्योंकि 25 तो हो गया था और एक आपका क्वार्टरली भरा जाता है जो GSTR 4 होता है। तो जब आप ये क्वार्टरली वाला ऐड कर लोगे, मतलब एनुअली तो होता ही है एक बार, एनुअली के साथ में ये क्वार्टरली भी होता है। ठीक है, तो ये क्वार्टरली वाला भी जब आप भर लोगे ना तो ये आपका कंपोजिशन या यहाँ से आपका 26 हो जाएगा। अभी देखिए हम इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से ये काम होता है पूरा। GSTR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, ये इस तरीके से एग्जामिनेशन में आप लिख दीजिएगा। 1 क्या है, ये मंथली करना है, ये भी मंथली है, ये भी मंथली है। उसके बाद अब GSTR 1 में क्या फाइल होता है, इसमें आप अपने आउटवर्ड सप्लाई, आपने कितना किया हुआ है टैक्सेबल गुड्स के बारे में या सर्विसेज के बारे में, ये आप इन्फॉर्मेशन पूरा GSTR 1 में आप भरते हो। GSTR 2 में आप क्या भरते हो, ये मंथली है। ठीक है, ये मंथली आपको भरना होता है। GSTR 2 में आप इनवर्ट सप्लाई के बारे में बताते हो, टैक्सेबल गुड्स, मतलब जो भी टैक्सेबल गुड्स हैं जो इनवर्ट सप्लाईज हैं उनके बारे में आप GSTR 2 वाले फॉर्म में बताते हो। GSTR 3 में आप क्या भरते हो, फाइनलाइजेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड लायबिलिटी एंड इनवर्ट सप्लाई, आपने आउटवर्ड सप्लाई कितना किया हुआ है और इनवर्ट सप्लाई कितना किया हुआ है, और टैक्स पेमेंट डिटेल्स क्या है, इसका पूरा फाइनलाइजेशन जो रिपोर्ट होता है वो आप GSTR 3 में भरते हो, ये भी मंथली होता है। फिर GSTR 4 में क्या होता है, जो कॉम्पोजिशन स्कीम अगर आपने ऑप्ट की हुई है, अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट की हुई है तो उसके लिए आपको GSTR 4 ये फॉर्म अलग से आता है, ये आपको भरना पड़ेगा।
अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि क्वार्टरली, देखो मैं आपको जानना चाहती हूँ कि क्वार्टरली के बारे में आपको पता है कि नहीं पता हुआ है। मैं इसके बारे में आपको यहाँ नहीं बताऊँगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं कि क्वार्टरली माने कितना होता है, कितना मंथ होता है, और एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, और कौन कौन से क्वार्टर्स होते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। GSTR 4 क्या है? कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्टेड, जिन्होंने क्या हुआ है वो GSTR 4 भरेंगे। फिर GSTR 5 वाला नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, मतलब वो ऐसे टैक्सेबल पर्सन जो कि नॉन रेसिडेंट है, मतलब कि इंडिया, मतलब यहाँ के रेसिडेंट नहीं है, यहाँ के सिटीज़न नहीं है, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, ये भी मंथली ही पूरा भरते हैं, ठीक है, ये भी मंथली है। फिर है 6 में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये भी मंथली है। 7 में क्या है? टैक्स डिडक्टर, ये भी मंथली है। GSTR 8 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ये भी मंथली है। अब इसमें से ये 2 एनुअली है, क्या? 9 और 9A। 9 और 9A काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 9 और 9A जो है ना, ये मंथली होने की वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। इसमें क्या है? रिटर्न टू बी फाइल्ड एनुअली, मतलब कि साल में एक बार आपको एनुअली रिटर्न फाइल करनी है 9 के अंदर में। और 9A में क्या है? एनुअल रिटर्न फॉर पर्सन हु आर ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम। आप 9 भरोगे या 9A भरोगे, या आप दोनों ही भरोगे। 9A आप कब भरोगे? जब आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट किया हुआ है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे पर्सन जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट किया हुआ है, वो 9A भरेंगे, और ऐसे व्यक्ति जो कि नॉर्मल रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो 9 भरेंगे। चूँकि ये 9A वाला इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका एनुअल, साल में भरा जाता है, मतलब साल में एक बार एनुअल रिटर्न। तो क्वार्टरली क्या भरा जाता है? क्वार्टरली 4 वाला भरा जाता है। देखो मैं इसका एक ट्रिक आपको बता देती हूँ। ट्रिक ऐसे कि एक साल में आपके कितने क्वार्टर होते हैं? 3 मंथ्स का आपका एक क्वार्टर होता है, ठीक है, 3 मंथ्स का आपका एक क्वार्टर में यहाँ पे आपको मैंने बता दिया। तो साल में कितने क्वार्टर हो गए? क्योंकि ये ट्रिक मैं आपको बताना चाह रही थी, इस वजह से मुझे आपको ये बताना पड़ा कि कितने क्वार्टर होते हैं। हालांकि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जैसे ही आपने ये मेरा सवाल पूछा है, आपने कमेंट बॉक्स से में आपको लिखना होगा कि क्वार्टर कितने होते हैं, ताकि मुझे पता ये चले कि आपने अच्छे से इस चीज़ को समझा, ठीक है। तो 3 मंथ्स के 1 क्वार्टर हुए, तो साल भर में कितने क्वार्टर हुए? 4 क्वार्टर। कैसे? 4 3 आप कर दोगे 12 आ जाएगा। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आपके कितने क्वार्टर हो गए? आपके 4 क्वार्टर हो गए, 3 महीने का एक क्वार्टर हुआ। अब GST 4 वाला जो है वो क्वार्टर वाला आएगा। कैसे? 4 महीने होते हैं ना, आप इसको ऐसे याद कर लेना। साल भर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। तो 4 से ये याद कर लेना कि चौथा वाला जो है वो क्वार्टरली है। एग्जामिनेशन में आप क्या करोगे ना, एग्जामिनेशन में आप ऐसे भी बना सकते हो, मंथली लिख देना, क्वार्टरली लिख देना, एनुअली लिख देना। एनुअली में 2 आ जाएंगे, 2 कौन कौन से आ जाएंगे? 9 आ जाएगा और 9A आ जाएगा। क्वार्टरली में 1 आएगा, ठीक है, क्वार्टरली में जो 1 आएगा वो कौन सा आएगा? याद करो, अभी मैंने आपको बताया 4 वाला आएगा। 4 वाला कैसे याद रहेगा? क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो यहाँ से आप 4 लिख देना। इसके अलावा जितने होते हैं ना, मतलब इसके अलावा मंथली वाले में डाल देना। इस तरीके से आप एग्जामिनेशन में लिखोगे ना तो आपको याद रह जाएगा। ये तरीका मैंने आपको बता दिया कि ये भी तरीका है एक आपका, GST टाइप अगर पूछता है एग्जामिनेशन में तो आप ऐसे बना के आप लिख सकते हो। ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने थोड़ा सा इसमें आपको डिटेल में समझाया हुआ है। 9 तक का तो आपने देख लिया, इसको एक बार यहाँ से आप देख लो, क्योंकि इस वाले में क्या है ना, इस वाले में मैंने आपको एक ही स्लाइड में ड्यू डेट भी बता दिया हुआ है, किन्हें फाइल करना ये भी बता दिया हुआ है, और टाइप ऑफ रिटर्न भी बताया हुआ है, और रिटर्न किस लिए फाइल किया जा रहा है ये भी बताया हुआ है। ये एक स्लाइड आपकी ऐसी है मात्र जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिलेगी। तो आप चाहो तो एग्ज़ाम में आप ये वाली स्लाइड भी आप बना सकते हो। अब GSTR 1 2 3 कौन फाइल करेगा? जितने भी रेगुलर टैक्स पेयर होंगे या नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर होंगे या कैजुअल टैक्स पेयर होंगे, वो ये वाली फ़ाइल करेंगे। ये तो आपको अभी तक याद हो गया। अब कैसे कैसे फ़ाइल करेंगे? तारीख मैंने आपको बताया, 10 तारीख, एक महीने की 10 तारीख, फिर उसके अगले महीने की 15 तारीख, फिर उसके अगले महीने की 20 तारीख को, मतलब 5-5 दिन का गैप, ऐसे याद कर लेना। एक वाले में आउटवर्ड याद कर लो, एक वाले में इनवर्ड याद कर लो, मतलब पहले आप बाहर भेजोगे, फिर अंदर भेजोगे, फिर मंथली रिटर्न करोगे, ऐसे याद कर लो, ठीक है। ये मैं तरीका आपको बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा तरीका। फिर 4 में क्या है? 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। 4 में क्या है? क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग होगा।
फिफ्थ में पीरियोडिक रिटर्न होगा, क्वार्टरली रिटर्न फॉर कंपाउंडिंग टैक्स पेयर, कंपाउंडिंग टैक्स पेयर माने कॉम्पोजिशन स्कीम वाला आप बोल सकते हो। फिर उसके बाद में पीरियोडिक रिटर्न बाय नॉन रेसिडेंट वाला, फिर छठे में रिटर्न टू आईएसडी, सातवें में रिटर्न फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब ये कंपाउंडिंग टैक्स पेयर हैं जो चौथा वाला भरेंगे, ये 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर, ये क्वार्टर वाला आ गया। जो फोर्थ वाला, देखो फोर्थ वाला क्वार्टर वाला है ना, साल में कितने क्वार्टर होते हैं और कितने महीने में क्वार्टर्स होते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताएं। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, आई वांट टू सी योर कमेंट इन योर कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स में। सो एज टू नो कि आपकी क्लैरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ। फिर चलो ये क्या है, 18th ऑफ द मंथ ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर, फिर 7 days फ्रॉम लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये देख लो आप थोड़ा डिटेल में, मैं इसको क्या बताऊँ, ये सारी चीज़ें वही हैं जो इसमें मेन आपको जो चीज़ें मुझे चीज़ जो बतानी थी वो ये बतानी थी। 10 और 11 वाला जो रह गया था, 10 और 11 में क्या है, 9 तक का तो आपको पता है जो एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, और 9A में जो कॉम्पोजिशन स्कीम लेते हैं ना वो करते हैं। एनुअल रिटर्न का फाइल होता है, एनुअल रिटर्न साल के आखिरी में ही फाइल होगा, क्योंकि साल में एक ही बार उनको फाइल करना है। तो 31 दिसंबर ऑफ जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें ये होगा, ये सारे रेगुलर टैक्स पेयर को करना होता है। 10-11 में क्या है, ये फाइनल रिटर्न आता है 10 में विद इन 3 months, मतलब 3 months के अंदर में फाइनल रिटर्न इनको फाइल करने होते हैं। डीलर्स हुज लाइसेंस कैंसिल और सरेंडर, जिनके लाइसेंस कैंसिल हो गए हैं या जिनके लाइसेंस सरेंडर कर दिए गए हैं, उनको 3 महीने के अंदर फाइनल रिटर्न अपने कंपनी का फाइल करके देना होता है GSTR 10 के अंतर्गत में। ठीक, अब GSTR 11 क्या है, टू बी फर्निश्ड बाय अ पर्सन हैविंग UIN, ये उन लोगों को देना है जिनके UIN यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिन्होंने अपना करके रखा हुआ है, उनको ये वाला रिटर्न फाइल करना होता है। और ये लोग कौन होते हैं, ये लोग गवर्नमेंट बॉडीज़ होते हैं, या UN मतलब गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं। इनको कब डेट अपना, कौन सा इनका ड्यू डेट होता है, 28th ऑफ सक्सीडिंग मंथ, मतलब आने वाले जो 28वां उनका महीना होता, 28वां तारीख जो होता है 28th ऑफ सक्सीडिंग मंथ, तो जो आने वाले उनका नेक्स्ट 28th डेट होता है मंथ का, तब उनको फाइल करना होता है। ये कौन फाइल करता है, गवर्नमेंट बॉडीज़ एंड या UN आप बोल सकते हो। ठीक है, तो जो इसमें इम्पॉर्टेंट था वो 10 और 11 था, फाइनल रिटर्न जिनका बिजनेस ख़त्म हो चुका है या सरेंडर किया जा चुका है लाइसेंस, या कैंसिल किया जा चुका है, या 11वें में क्या है, गवर्नमेंट बॉडीज़ यूनाइटेड नेशन टू बी फंडिश्ड बाय पर्सन। ये आप देख लेना एक बार सारी चीज़ें, मैंने एक्सप्लेन इसके पहले वाली स्लाइड्स में मैंने आपको कर दिया हुआ है। इस स्लाइड में थोड़ा सा आपको डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि आपको ये पता चल जाएगा कि GSTR 1 कौन फाइल करेगा, सारे रेगुलर टैक्स पेयर फाइल करेंगे 1 से लेकर के 3 तक। फिर उसके बाद 4 वाला कौन फाइल करेगा, कंपाउंडिंग टैक्स पेयर करेंगे। फिर नॉन रेसिडेंट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर 6 नंबर का करेंगे। ISD का क्या है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ISD का फुल फॉर्म, रिटर्न फॉर ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ISD वो मत समझ लेना कि इंटरनेशनल वो कॉल वाला मत समझ लेना, ISD और PCO वाला। 7 वाला क्या है, पर्सन डिडक्टिंग GST एट सोर्स। फिर 8वें नंबर पे क्या है, E-कॉमर्स सर्विस ऑपरेटर। 9वें नंबर पे ऑल रेगुलर टैक्स पेयर। ये देख लेना आप थोड़ा सा, ये पूरा अगर आपको याद रह जाएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस पर आप दिमाग लगाओगे, 2 बार लिखोगे, मुझे लगता है कि ये आपको याद रह जाएगा। इसका एक ये भी मैंने आपकी थोड़ी सी सहूलियत के लिए ये डायग्राम मैंने आपको दिया है, अगर आपको ये वाला बनाना है तो आप ये वाला भी बना सकते हो। इसमें थोड़ा सा मैंने आपको 4-5 स्लाइड इसीलिए डाल दिया हुआ है, आप इस तरीके से एग्ज़ाम में भी बना सकते हो, जिसमें आप रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन लिख सकते हो, जिसमें आप जो रजिस्टर्ड टैक्सेबल नॉर्मल पर्सन होते हैं उन्हें कौन कौन सा भरना होता है, उन्हें ये भरना होता है GSTR 1, 2, 3 एंड 9। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 9। तो ये 10th, 15, 20 और 31st, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ये रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके GSTR 4 कौन भरते हैं, कंपोजिशन सप्लायर भरते हैं। क्वार्टरली रिटर्न होता है 18th ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन भरते हैं 5th वाला। ISD वाले भरते हैं 6th वाला, इसमें तारीख भी लिखी हुई है कि इनका ड्यू डेट क्या है, 28th ऑफ नेक्स्ट मंथ। 6 वाला है ये। टैक्स डिडक्टर आ जाते हैं 7th में, और 8th वाले में आ जाते हैं E-कॉमर्स ऑपरेटर। हो गया ना, आपका 8वां ये हो गया, 9वां ये हो गया। और 10 और 11 कौन भरता है,
वो मैंने आपको पिछले वाली स्लाइड में बताया। आई होप गाइस कि इतना प्रीसाइज़ मैंने आपको बताया हुआ है, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी। 10 और 11 वाला स्लाइड्स में से आप देख लेना, नीचे लिखा हुआ है 10 और 11। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया, लेक्चर पसंद आया, क्योंकि मैंने आपको अलग अलग स्लाइड्स में पूरी कोशिश की है कि प्रिसाइज वे में मैं आपको समझा सकूं। आई होप कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि रिटर्न किस तरीके से फाइल किया जाता है और जीएसटी के अलग अलग कौन से होते हैं। आपको रिटर्न पे कोई पीएचडी नहीं करनी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना अगर आपने एग्जाम में बना दिया, फिगर बना करके लिख दिया, एक्सप्लेन कर दिया, तो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। आपको ये एक्सप्लेन नहीं करना है कि जीएसटीआर 1 के अंदर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, पूरा डिटेल आपको इस पर कोई पीएचडी नहीं करनी है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको असेसमेंट बताऊंगी। मैं जल्दी से जल्दी इस पर नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगी। असेसमेंट में कई सारे आपके टाइप्स हैं, कई सारे अलग अलग टाइप्स के असेसमेंट होते हैं। उससे रिलेटेड आपकी जितने भी क्वेरीज़ हैं वो नेक्स्ट वाले में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका जो मैं बार बार करना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स लेने हैं, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, आपके वो जो लास्ट के 2 टॉपिक बचे हुए हैं यूनिट 4 के, उस पर भी मैं जल्दी से आती हूँ। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।